नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हम देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 7 और 8 मई 2023 के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डे। तो 8 तारीख को था विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, हेनरी डुनेंट की जयंती का सम्मान करने के लिए हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। अब हर साल 8 मई को किनके सम्मान में? हेनरी डुनेंट की जयंती के सम्मान में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 8 मई को। अब हेनरी डुनेंट कौन है? तो इन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी डुनेंट की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। उनके सम्मान में हर साल 8 मई को मनाया जाता है। और हेनरी डुनेंट कौन है? तो उन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की है और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति है। ठीक है, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC 17 फरवरी 1863 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थापित एक निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र संगठन है। रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट स्वयंसेवकों और कर्मचारियों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो आपात स्थितियों, संघर्षों, आपदाओं और संकटों के दौरान जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है। तो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति कब स्थापित की गई? तो 17 फरवरी 1863 को जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थापित की गई। यहाँ पर इनका मुख्य कार्यालय है। ठीक है, और रेड क्रॉस और या रेड क्रिसेंट मूवमेंट क्या है? तो वो स्वयंसेवक और या कर्मचारी एक ऐसे नेटवर्क में हैं, ऐसे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में हैं जो आपात स्थितियों, संघर्ष, आपदाओं या संकट के दौरान जिन लोगों को मदद चाहिए उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, 8 मई 1948 को विश्व का पहला रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि 8 मई 1948 1948 को विश्व का पहला रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के वर्तमान अध्यक्ष मिर्जाना स्पोलजेरिक एगर है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 की थीम है, हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। एवरीथिंग वी डू कम्स फॉर द हार्ट। ठीक है, तो थीम आप याद रखिएगा कि हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम दी हार्ट। तो ये इस साल की 2023 की थीम थी। अब आगे देखते हैं। तो राजा और रानी के रूप में चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी कैमिला का राज्याभिषेक 6 मई 2023 को लंदन में हुआ। यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों के राजा रानी के रूप में उनका राज्याभिषेक वेस्टमिंस्टर एबी लंदन में हुआ। 8 सितंबर 2022 को चार्ल्स को उनकी मां एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु पर सिंहासन पर स्वीकार कर लिया गया। अब उनका राज्याभिषेक हो रहा है। तो ये राज्याभिषेक 21वीं सदी में किसी ब्रिटिश सम्राट का पहला राज्याभिषेक है। 21वीं सदी का ब्रिटिश सम्राट का पहला राज्याभिषेक होगा। अब इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा और रानी चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया या भारत की तरफ से कौन गए थे? तो ये आपको ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 6 मई को INS मगर को 36 वर्षों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। INS मगर पहला उभयचर युद्धपोत राष्ट्र के लिए 36 वर्षों की सेवा के बाद अंततः सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये पहला उभयचर युद्धपोत था और ये 36 वर्षों तक भारत के लिए सेवा करता रहा। टैंक और अन्य हथियारों को ले जाने की क्षमता के लिए लैंडिंग शिप टैंक LST लार्ज L के नौसैनिक पदनाम वाले INS मगर का डीकमीशनिंग समारोह 6 मई को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था समारोह? कोच्चि में। ठीक है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे थे। दशकों की सक्रिय परिचालन तैनाती के बाद 10 अप्रैल 2018 को जहाज ने समुद्री अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए विशाखापट्टनम से कोच्चि में अपना बेस पोर्ट बदल दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब INS मगर कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। तो किनके द्वारा बनाया गया था? तो कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा 15 जुलाई 1987 को इसे कमीशन किया गया था। 15 जुलाई 1987 में इसे कमीशन किया गया था।
INS मगर 120 मीटर लंबा है और इसमें 17.5 मीटर का बीम है और इसे श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन पवन जैसे अभियानों के लिए भी तैनात किया गया था। INS मगर ने मानवीय सहायता आपदा प्रतिक्रिया के रूप में भी काम किया है और नवीनतम अभियान 2020 में मालदीव की राजधानी में कोविड महामारी के दौरान भारतीयों का निकासी भी इसकी मदद से किया गया है। ठीक है। और सबसे उल्लेखनीय ऑपरेशन 2004 के सुनामी के मद्देनज़र था, जिसमें जहाज ने 1300 से अधिक जीवित बचे लोगों को राहत प्रदान की थी। तो इसका सबसे बड़ा ऑपरेशन था 2004 की सुनामी में, जिसमें INS मगर के द्वारा 1300 से अधिक जीवित बचे लोग जो वहाँ पर बचे रह गए थे उनको सहायता मिली थी INS मगर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योजना और परिवर्तन विभाग के तहत नागालैंड सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मामलों का एक नया निदेशालय बनाया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत नया निदेशालय अल्पसंख्यकों की शैक्षिक, आर्थिक, ढांचागत और विशेष जरूरतों से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन करेगा। 6 अप्रैल को कैबिनेट ने इस कदम को मंजूरी दी थी। अल्पसंख्यक कार्य निदेशालय प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं से निपटेगा। नया निदेशालय मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, नया सवेरा, पढ़ो परदेश और नई उड़ान सहित अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रमों पर काम करेगा, जो विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर मुफ्त कोचिंग और ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। तो क्या क्या इसमें शामिल है योजना में, तो आप ध्यान रखिएगा। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, नया सवेरा, पढ़ो परदेश और नई उड़ान सहित अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रमों पर काम करेगा, जो कि क्या करता है, विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर मुफ्त कोचिंग और ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। यह अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, नई मंजिल और रियासती ऋण जैसी कौशल प्रशिक्षण योजनाओं पर ध्यान देगा। ठीक है, तो इन सब यहाँ पर जो भी आपको योजनाएं या कार्यक्रम बताए जा रहे हैं उनके नाम आपको ध्यान रहने चाहिए। कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चारों पांचों नाम जो अभी हमने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से इस पर ध्यान दीजिएगा, इसे स्टडी कर लीजिएगा, आपको ये याद रहने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निदेशालय सभी जिलों में अधोसंरचना परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का संचालन भी करेगा। इसके अलावा इसे मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम जैसे संस्थानों को सहायता प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा। नया निदेशालय विकास योजनाओं के अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन के साथ साथ नई रोशनी, हमारी धरोहर, हज प्रबंधन सहित अल्पसंख्यकों की विशेष जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं का भी प्रभारी होगा। अब आगे देखते हैं सीमा सड़क संगठन ब्रो, जिसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं ब्रो। ठीक है, तो BRO से शॉर्ट में ब्रो कहा गया है। तो सीमा सड़क संगठन ब्रो ने 7 मई 2023 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। तो सबसे पहले जानते हैं हम सिर्फ सीमा सड़क संगठन BRO क्या है। तो इसकी स्थापना इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सड़क निर्माण एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के करीब सड़क के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। अब देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के तेजी से निर्माण के समन्वय के लिए BRO की स्थापना की। यह प्रशासनिक रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंडर में है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर पे ये रहता है। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने पुणे में BRO स्कूल एंड सेंटर में मुख्य समारोह में मुख्य अभियंता और उपकरण प्रबंधन सम्मेलन में भाग लिया। स्वदेशी क्लास 70R डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज के निर्माण के लिए BRO और GRSE के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। ये ब्रिज सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की बढ़ाएगा। अजय भट्ट ने 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च किए गए एकता अवाम श्रद्धांजलि अभियान को भी फ्लैग इन किया। BRO ने 2022 से 23 में 103 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए। इसमें पूर्वी लद्दाख में श्योक ब्रिज और अरुणाचल प्रदेश में लोड क्लास 17 के स्टील आर्क सियोंग ब्रिज का निर्माण शामिल है।
तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि BRO ने 2022 से 23 में 103 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें पूर्वी लद्दाख में श्योक ब्रिज, ठीक है, पूर्वी लद्दाख में श्योक ब्रिज और अरुणाचल प्रदेश में लोड क्लास 70 या इसे आप 17 के स्टील आर्क सियोम ब्रिज का निर्माण शामिल किया भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय 8 मई 2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला PMNAM इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो PMNAM का आयोजन देश भर के 200 से अधिक जिलों में किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस शिक्षुता मेले में भाग लेने के लिए कई स्थानीय व्यवसाय और संगठनों को आमंत्रित किया गया है। वे स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने में करेंगे और भाग लेने वाले संगठन एक मंच के माध्यम से संभावित प्रशिक्षुओं से जुड़ सकते हैं। इस शिक्षुता मेले में कक्षा 5वीं से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों के पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है या ITI प्रमाण पत्र धारक भी, डिप्लोमा धारक भी या स्नातक भी इस शिक्षुता मेले में आवेदन कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं। शिक्षुता मेले में पूरे देश में हर महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। तो इसलिए ये महीना चल रहा है मई का, और मई का दूसरा सोमवार कब था? तो 8 मई को था, इसलिए 8 मई को इसकी आयोजन किया गया। अब आगे देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। ये भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र है, हेरिटेज सेंटर है, ठीक है। तो उन्होंने सेंटर फॉर साइबर ऑप्स एंड सिक्योरिटी की आधारशिला भी रखी। हेरिटेज सेंटर में कलाकृतियाँ, सिमुलेटर और इंटरैक्टिव बोर्ड शामिल है। यह भारतीय वायुसेना में संचालन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह मानवीय सहायता और आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित भी करता है। यह वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है। और रेल मंत्रालय ने शिकायतों और परिवारवादों के समाधान के लिए वॉर रूम की स्थापना की। तो जनता की शिकायतों और परिवादों के त्वरित समाधान के लिए रेल मंत्रालय ने पहली बार दिल्ली में मंत्रालय में एक वॉर रूम स्थापित किया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो 2 मई को शुरू हुए रेल भवन के तीसरे तल पर बने रेल वॉर रूम में 24 घंटे काम होगा। वॉर रूम नवीनतम संचार सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें एक बड़ी स्क्रीन है जो मिनट टू मिनट निगरानी के लिए शिकायतों और निवारण अनुपात को प्रदर्शित करता है। भविष्य में किसी तरह की अप्रिय घटना या दुर्घटना पर नज़र रखने के लिए रेलवे ने इस तरह का यह पहला कदम उठाया है। इस वॉर रूम का मकसद है कि किसी भी बड़ी घटना या दुर्घटना की स्थिति में बोर्ड के सभी सदस्य और रेलवे बोर्ड के मंत्री और अध्यक्ष सहित अधिकारी आवश्यक निर्णय ले सके, ठीक है। पहले 2 दिनों में वॉर रूम को जनता से 5000 से अधिक शिकायतें मिली और उनमें से 95% का निवारण भी हो गया। शिकायतों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की गई। आरपीएफ ने एक अधिकारी भी नियुक्त किया है जो शिकायत प्राप्त करने वाला पहला होता है और उसे शीघ्र निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजता है। तो ये थी उसकी रेल मंत्रालय के द्वारा जो वॉर रूम स्थापना की गई है उसकी पूरी प्रोसेस। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं। न्यूयॉर्क नई इमारतों में गैस स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं। न्यूयॉर्क सबसे नई इमारतों में गैस स्टोव और अन्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी देने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। डेमोक्रेटिक द्वारा संचालित राज्य विधायिका में सांसदों द्वारा अपनाए गए कानून के लिए 3 साल के समय में नवनिर्मित घरों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने की आवश्यकता होगी। इस कदम का उद्देश्य है न्यूयॉर्क की प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को कम से कम करना और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना। नए कानून के अनुसार 2026 से 7 मंजिलों के नीचे की नई इमारतों में केवल बिजली से गर्म करने और खाना पकाने की सुविधा होगी। न्यूयॉर्क और ऊंची गगनचुंबी इमारतों के लिए समय सीमा 2029 बताई गई है। अस्पतालों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन और व्यावसायिक खाद्य प्रतिष्ठानों को छूट दी जाएगी। यह कानून उन इमारतों पर भी लागू नहीं होगा जो स्थानीय ग्रिड लोड को संभालने में सक्षम नहीं है।
अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार न्यूयॉर्क राज्य में 52% 52% परिवार खाना पकाने या गर्म करने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। यह कदम 2050 तक उत्सर्जन को 85% तक कम करने के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में न्यूयॉर्क की सहायता करेगा। अब आगे देखते हैं, उत्तराखंड पुलिस एक विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। अब क्या है ऑपरेशन मर्यादा? तो अभियान का उद्देश्य उत्तराखंड में तीर्थ और पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना है। जैसा कि यहाँ पर आप इसके नाम से स्पष्ट हो गए होंगे, उत्तराखंड क्या है? तीर्थ और पर्यटन स्थलों का एक विशेष केंद्र माना जाता है। अब यहाँ पर स्वच्छता और सफाई के लिए यहाँ पर ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। ठीक है, इस अभियान के तहत 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जबकि 2703 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत गंगा के तटों पर गुंडागर्दी और नशा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। पर्यटन स्थलों को प्रदूषित करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का आदेश भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल से अब तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 2703 लोगों से कुल 7,03,850 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले जा चुके हैं। गंगा जी के घाटों पर जो रोजाना होने वाले असामाजिक गतिविधियां हैं, उसे रोकने के लिए 15 जुलाई 2021 को ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया था। ठीक है, इसके तहत गंगा घाटों पर 10 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और आप जो साइट की पिक में देख रहे होंगे, तो इसमें बताया गया है ऑपरेशन मर्यादा धार्मिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की हुड़दंग, नशा अथवा गंदगी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानून कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर ये टैगलाइन बताया गया है। अब आगे देखते हैं, तो चेन्नई और उड़ीसा में चक्रवात मोका की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 9 मई को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। इस चक्रवाती तूफान को मोका नाम दिया गया है। मौसम एजेंसी ने 4 मई को भविष्यवाणी की थी कि 6 मई 2023 के आसपास बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की उम्मीद है। इस चक्रवात से अगले कुछ दिनों में 8 मई से 12 मई तक इस क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के निर्देश के अनुसार प्रत्येक चक्रवात का एक अलग नाम होना चाहिए ताकि एक ही समय में कई चक्रवाती सिस्टम सक्रिय होने की स्थिति में उलझन ना हो। इसलिए यहाँ पर अलग अलग नाम दिया जाता है। जब भी कोई ऐसा चक्रवात उत्पन्न होने की स्थिति होती है तो उसे एक नाम दे दिया जाता है। इस बार इसका नाम रखा गया है मौका। ठीक है, आगे देखते हैं कि IMD द्वारा अप्रैल 2020 में जारी चक्रवात नामों के नवीनतम संकलन में 169 शीर्षक है, जिनका उपयोग चक्रवातों के नामकरण के लिए किया जा सकता है। 2023 के पहले चक्रवात को मौका कहा गया है क्योंकि यह पंक्ति में अगला नाम था। यमन द्वारा मौका नाम की पेशकश की गई थी। यह यमनी शहर मौका या मोखा से आता है, जो अपने कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और लाल सागर तट पर स्थित है। अब आगे देखते हैं कि सिलहट के भोलागंज में भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया। इस नए बॉर्डर हाट का उद्घाटन बांग्लादेश की ओर से इमरान अहमद और भारत के सहायक उच्चायुक्त नीरज कुमार जायसवाल के संयुक्त रूप से किया गया है। बांग्लादेश में सिलहट और मेघालय की पूर्वी खासी पहाड़ियों के बीच की सीमा पर भोलागंज में बॉर्डर हाट खोला गया है। सिलहट संभाग में यह चौथा बॉर्डर हाट है। सिलहट संभाग में 3 और बॉर्डर हाट खोले जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पर खोला गया है तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में सिलहट और मेघालय की पूर्वी खासी पहाड़ियों के बीच सीमा पर भोलागंज में बॉर्डर हाट खोला गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसी में आगे देखते हैं, बॉर्डर हाट बुधवार और शनिवार को केवल सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक ही खुलेगा। भारत के 26 और बांग्लादेश के 24 स्टॉल हाट में मौजूद रहेंगे। इस हाट में दोनों देशों की पारंपरिक वस्तुओं को शुल्क मुक्त बेचा जाएगा, मतलब उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला बॉर्डर हाट 2011 में मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में खोला गया था। बॉर्डर हाट दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक नज़र हम देखते हैं भारत और बांग्लादेश संबंध पर। तो भारत बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था।
यानी कि भारत ने ही बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध 1971 में शुरू हुए। 2021 से 22 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ठीक है। बांग्लादेश और भारत सार्क, बिम्स्टेक, IORA और राष्ट्रमंडल जैसे कई क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य हैं। तो भारत और बांग्लादेश कहाँ पर साथ है? तो सार्क में, बिम्स्टेक में, IORA में और राष्ट्रमंडल में, दोनों साथ साथ क्षेत्रीय संगठनों के रूप में शामिल है। बांग्लादेश और भारत 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बांग्ला और भारत 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। तो दोस्तों ये थी 7 और 8 मई के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स। ठीक है, इसे आप अच्छे से स्टडी करिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए संक्षिप्त में सारे पॉइंट्स कलेक्ट करके लाते हैं, जिससे आपको स्टडी करने में सहूलियत हो और जिससे आपको तेज़ी से ये सारी पॉइंट्स याद रहे, ज़्यादा अच्छे से याद रहें और आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोस के, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहे। ठीक है, आगे की जानकारियों के लिए जीके और जीएस के बारे में भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स आपको हर रोज़ मिलते ही हैं और करंट अफेयर्स क्विज भी आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।